Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग एनालिसिस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 28 अक्टूबर 2025। ये रहा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो इसके 3 एडिटोरियल्स हैं इनका करूंगा एनालिसिस है जी। और उसके बाद जो आपका ओपिनियंस वाला सेक्शन है जिसके अंदर 4 ओपिनियंस होते हैं यानी 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप लोग इसका लेक्चर सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं फोकल पर्सन से और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी अभी जो है हमारी नवंबर 2025 के जो ओपिनियंस का सेशन है उसकी रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी अक्टूबर 2024 के ये होल ईयर्स के मौजूद हैं, ये आप सुन सकते हैं। 2025 के ये मौजूद हैं, ये आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको इसी तरीके से एनालिसिस करवाया जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने इस्लामाबाद पुलिस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो जर्नल था, ये वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं आपके लिए, ये आप सुन सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है, उसके वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बनाए हैं, वो आप सुन सकते हैं। इंग्लिश ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आप कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि ये कहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे। इंग्लिश ऐसे में, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, सोशल साइंसेस के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप करेंगे और साथ में आपकी करेंगे आर्गूमेंट बिल्डिंग अप्रोच। एसए के हवाले से डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन एसए जो है वो बगैर राइटिंग प्रैक्टिस के आप पास नहीं कर पाते। इसके लिए हम लोगों ने ये सेशन कंटिन्यू किया हुआ है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जी अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा टुडे एडिटोरियल्स हैं उनका लेक्चर एट टाइम्स है। तो जी फर्स्ट है इस्तांबुल इम्पास, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ दोहा ट्रूस भी डिस्कस किया था। ट्रूस का मतलब होता है वादा करना, दोहा आपको पता है कतर का कैपिटल है। इस्तांबुल इसी तरीके से तुर्की जो है, तुर्की जिसको हम बोलते हैं, तुर्की के अंदर है इस्तांबुल। दोहा इसका कैपिटल है तुर्की का। सॉरी, दोहा जो है वो कतर का कैपिटल है, तुर्की का कैपिटल अंकारा है। और ये तुर्की के अंदर ही यहाँ पर एक इस्तांबुल इसका सिटी है, शहर है। वहाँ पर जो है अभी टॉक्स हो रहे हैं किनके दरमियान, पाकिस्तान के दरमियान और तालिबान जो अफगानिस्तान है उनके दरमियान। इस एडिटोरियल के अंदर हम अंदर डिस्कस किया था तब भी टॉक्स ही हो रहे थे। इस ओपिनियन एडिटोरियल के अंदर आप डिस्कस क्या करेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस, तुर्की के अंदर जो डिस्कशन हो रही है टेररिज्म को लेकर और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये समझ लें कि ये जो पिक्चर है इस्तांबुल टॉक्स को लेकर ये इस चीज़ को क्लियर करती है। ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान के तालिबान है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो पाकिस्तान के ऊपर टेररिस्ट अटैक करती है। इसकी पुश्तपनाही में इसकी सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए अब पाकिस्तान जो है इसको कहता है कि ये वाला जो है इसको रोको, इसको अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल ना करने दो। लेकिन अब राइटर यहाँ पर ये कहता है कि जो काबुल के तालिबान हैं वो इस चीज़ को लेकर जो है सीरियसनेस शो नहीं करवा रहे अभी भी। और उसकी रीज़न जो है इसके बैक एंड पर जो इंडिया की सपोर्ट है वो भी बताई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक ये पहुँचे कैसे इस टेबल टॉक्स तक? तो इसलिए यहाँ तक ये पहुँचे कि पहले तो इसकी एक बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ पिछले एडिटोरियल के अंदर भी, या जब अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं उसके अंदर भी, तो उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करने जा रहा। सिर्फ इतना बता देता हूँ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टेररिस्ट जो अटैक्स हैं उनके अंदर इन्वॉल्व है और अब काबुल की, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए ये काम करती है। तो बहरहाल पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ कोशिशें की डिप्लोमेटिक तरीके से, डिप्लोमेसी से, डायलॉग से कि इसको रोका जाए। और अफ़गानिस्तान के तालिबान को काफ़ी दफ़ा कहा कि इनको रोकें, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। उनकी अपनी टर्म्स है और समझ लें कि मजबूरियाँ कह सकते हैं, अपने इंटरेस्ट कह सकते हैं जो उनको टीटीपीसी हैं जिसकी वजह से वो उनको नहीं रोक रहे। तो फिर फाइनली पाकिस्तान ने क्या किया, अटैक किया। पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया, जो है एयर स्ट्राइक्स की।
ठीक है? अब उन एयर स्ट्राइक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनका नुकसान हुआ। तो जब इनके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई तो उसके बाद तालिबान ने भी जो उनके पास रिस्पॉन्स दिया उसका भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है हमारा वेस्टर्न बॉर्डर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद सीज़ फायर हो गया और सीज़ फायर के बाद जो है एक मुआहदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये लड़ाई जो है ये ख़त्म हो। मुआहदा भी हो गया, लड़ाई वक़्ती तौर पर रोक भी दी गई लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। परमानेंट सॉल्यूशन तभी मुमकिन है जब इसको ख़त्म किया जाए, इसको रोका जाए। और पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर बड़ा ही क्लियर है और पाकिस्तान ने वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर अफ़गानिस्तान को बताई है कि तुमको इनको रोकना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो सपोर्ट जो है तुमको तालिबान की जो सपोर्ट है, ये टीटीपी की सपोर्ट जो कि बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसकी सपोर्ट को तुम्हें रोकना पड़ेगा। ये पाकिस्तान का एक वाज़िया पैगाम पाकिस्तान ने वहाँ पर दिया है कि अगर तुम इसको नहीं रोकते तो फिर ये जो है ना, हम लोग जंग भी नहीं रोकेंगे, जंग दोबारा से फिर शुरू है। ये वाज़िया पैगाम उनको अब देखना ये है कि क्या वो टीटीपी को रोकते हैं, ठीक है, स्टॉप करते हैं तालिबान को, वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना करे। लेकिन यहाँ पर राइटर ये कहता है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, वो इस्तांबुल मुज़ाकरात के अंदर भी लचक दिखाते हुए नहीं नज़र आ रहे। क्या वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर लें, जो कि पाकिस्तान को अनएक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान कहता है कि मैं उसके साथ मुज़ाकरात क्यों करूँ? ठीक है ना? और इसके साथ मुज़ाकरात करने का मतलब ये है कि इनको और ज़्यादा हवा देना, इनको और ज़्यादा सर पर चढ़ाना। तो बहरहाल अभी भी क्रॉस बॉर्डर जो अटैक्स हैं वो कंटिन्यू हैं। थोड़े दिन पहले भी हुए जिसके अंदर 5 पाकिस्तानी सोल्जर जो हैं वो शहीद हुए और इसके अलावा जब 15th ऑफ अगस्त 2021 को जब नेटो फोर्सेस जो हैं वो अफ़गानिस्तान से गई हैं तो वहाँ पर अपने वेपन्स छोड़ गई थी। उन वेपन्स को जो अमेरिकन वेपन्स हैं, ये अफ़गानिस्तान के जो ग्रुप्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। जिसके अंदर अल-कायदा है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, तो इनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान यही कह रहा है, इस्तांबुल के अंदर तीसरा दिन है ये कंटिन्यू है कि इनको रोको, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, ताकि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान अटैक ना करे। लेकिन इसके अंदर कोई ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जो तालिबान है अफ़गानिस्तान के वो रिटन गारंटी नहीं दे रहे पाकिस्तान को, ठीक है? और इसकी रीज़न ये भी राइटर कह सकता हो सकती है कि थोड़े दिन पहले तालिबान जो थे, वो उन्होंने इंडिया का भी विज़िट किया है और इंडिया का विज़िट करने का मतलब ये है कि वहाँ से उनको कुछ सपोर्ट वग़ैरह मिली है और इसकी वजह से वो जो है लचक आ रहे राइट हों। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते, लचक नहीं दिखाते, देन फिर पाकिस्तान के दर ये लॉन्ग टर्म जो है हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर चुका है इस ड्यूरन लैंड के ऊपर और अब जो है पाकिस्तान कहते हैं आई विल नॉट टॉलरेट दिस वन, ठीक है? तो इसको यही 2 थी चीज़ें, मेन चीज़ें। अब इसको अब अगर वो लचक नहीं दिखाते तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या हो सकता है ना? तो सॉल्यूशंस के अंदर बेटा जो पाकिस्तान के मैं जो अभी आपको एक पहले ये इस स्लाइड डिस्कस करने से पहले आपको एक जर्नल सी बता देता हूँ सॉल्यूशंस के अंदर कि ये जो चीज़ है ये पिछले जब से अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आई है 2021 15th ऑफ अगस्त उसके बाद से ये गेम शुरू है। तो पाकिस्तान ने हर वो कोशिश जो कि कह सकते हैं आप लोग डायलॉग की कोशिश, डिस्कशन, डिप्लोमेसी हर चीज़ करके देख ली है बट पाकिस्तान फेल हुआ है। इन लोगों के सर से कोई जूँ तक नहीं रेंगी, ठीक है? और फिर आई डोंट नॉट वांट टू यूज़ कुछ हार्ड वर्ड्स मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन सिंपल बात ये है कि इनकी तरफ जो है पाकिस्तान की तरफ से तो हर चीज़ बहुत लंबी स्टोरियाँ हैं, उसमें से थोड़ी-थोड़ी निकाल के बताना भी अब एक ना मुश्किल चीज़ हो जाती है। अ, अब उसमें स्टोरी बेसिकली यही होता है कि दिल करता है कि पूरी की पूरी बंदा सुना दे, लेकिन वो ये है कि फिर वो बहुत लंबी हो जाती, ठीक है? तो उसमें से जो मेन चीज़ें होती हैं वो फिर आपको बताई जाती हैं ताकि आपकी एक चेन भी डेवलप हो जाए और आपको एक आइडिया भी हो जाए। अच्छा उसमें ना अ, जब ये चले गए हैं, तो बात वही है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से चाहता था कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आए और पाकिस्तान ने इसके लिए ना बहुत कुछ किया। बहुत कुछ किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ा कुछ किया है, नो डाउट कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, लेकिन हमेशा से प्रायोरिटी पाकिस्तान की यही रही है। पाकिस्तान ने अफ़गानियों को जो है पाकिस्तान के अंदर जब भी हिजरत करके आए हैं,
को जगह दी है, पनाह दी है, रहने के लिए जगह दी है, मुहाजिरीन को इनकी मेहमान नवाज़ी की है। और पाकिस्तान जो है दुनिया का पहला वो मुल्क है, यानी कि पहला तो दुनिया का वो वाला मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स आए हैं। ठीक हो गया। तो इस हवाले से भी पाकिस्तान ने इनकी हेल्प की। फिर जब यहाँ पर नेटो फोर्सेस थी, उस वक़्त भी जो तालिबान के लीडर्स थे, उनको पाकिस्तान ने सपोर्ट की और दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पर अमेरिका हारा है, वरना अमेरिका ने क्यों हारना था। अच्छा, अब जो है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई दूसरी गवर्नमेंट आए, वो चाहता था तालिबान ही आए। क्यों आए? क्योंकि पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, कोई ऐसा बंदा या ऐसी गवर्नमेंट जो है वो आए, तो कर कल को आकर पाकिस्तान के साथ लड़ना। पाकिस्तान तो पहले ही एक तरफ एक दुश्मन के साथ लड़ रहा है इंडिया के साथ। अगर इस तरफ भी पाकिस्तान को लड़ना पड़े तो फिर पाकिस्तान के लिए जो डिफेंस का बजट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर पाकिस्तान के लिए बहुत परेशानी बनेगी। तो पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि कम से कम अगर इसके साथ लड़ाई है तो जो चाइना है, अफ़गानिस्तान है और ईरान है, इसके साथ तो ताल्लुकात अच्छे रहें ना हमारे, ताकि हम सुकून में रहें। तो उसके लिए पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है। अभी भी जब ये टीटीपी वाले पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते रहे हैं तो पाकिस्तान ने कई दफ़ा मुख्तलिफ डेलीगेशंस भेजे हैं। आपके जो आप ईस्टर्न एरियाज़ हैं, वेस्टर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो कबाइल हैं उनके लीडर्स को भेजा, मौलाना फजल रहमान इस तरह के रिलीजियस लीडर्स को भेजा, फिर अपने कई वफ़द सरकारी भेजे ताकि इनके साथ बैठकर बात की जाए और उनको कहा कि इनको रोकें, लेकिन उन्होंने नहीं। फिर फाइनली पाकिस्तान को अटैक करना पड़ा। तो अब रिकमेंडेशंस के साथ हैं। अब रिकमेंडेशन में पहली बात तो है कि ये जो नेगोशिएशंस हैं इनको कंटिन्यू रखें, इनको रोकना नहीं है, लेकिन गारंटी ले रिटर्न के अंदर कि अफ़गानी जो हैं, अफ़गानिस्तान वाले तालिबान जो हैं वो टीटीपी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे अपनी सरज़मीन। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें। इंटेलिजेंस इकट्ठी करें, इन्फिल्टर करें इनको और इनको जो है किनेटिक ऑपरेशन इसके ऊपर करें। दूसरा, अपना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, यानी कि इसके अंदर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चाइना को इन्वॉल्व करे, रशिया को इन्वॉल्व करे। वो मुल्क जिनकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने करनी है, जिनकी अफ़गानिस्तान को ज़रूरत है, जिनकी तरफ अफ़गानिस्तान देखता है हेल्प के लिए, उनको इन्वॉल्व करे और उनकी मदद से क्या करे, इनको चुप कराए, इनको कहे कि टीटीपी को बंद करो, ठीक है ना। और नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फ्रीज रहे जब तक तालिबान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं करते। ज़ाहिर है इससे इनकी जो इकोनॉमी है वो भी डिस्टर्ब होगी। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं स्टैम्प्स के। बाकी जो है अगर मैं एसे की बात करूँ तो एसे के अंदर बेटा जो मेन हमारा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रिलेशंस को लेकर टेररिज्म की हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर लिख सकते हैं। हम लोग इकोनॉमी के ऊपर लिख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ये चीज़ें, ह्यूमन राइट्स के ऊपर लिखा जा सकता है इस स्टोरी को लेकर। इस तरीके से आप लोग जो है ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर जो है इन के लिए भी आ सकते हैं। इस साल भी जो है प्रॉब्लम आ रही है, नो डाउट पंजाब गवर्नमेंट ने इस तरह की जो है वाटर स्प्रे गन्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई सॉल्यूशन निकाल पाए, तो उसके ऊपर है। इसको मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला पार्ट ये है कि इसका ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, दूसरा पार्ट ये है कि वजह क्या है, हर साल लाहौर गंदा क्यों हो जाता है, और तीसरा पार्ट पे हम लोग को डिस्कस करें। और ये ऐसे के हवाले से अगर बात की जाए तो वो ये एनवायरनमेंट के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, पोल्यूशन के हवाले से, तो यहाँ पर आपका ये इस्तेमाल हो सकता है, हेल्थ के अंदर भी इस्तेमाल। ओवरव्यू के अंदर बेटा यही है कि पंजाब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतने हैज़र्ड्स पे हो चुका है, याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस एयर क्वालिटी इंडेक्स का वर्ड आप यूज़ करें। फैसलाबाद, गुजरांवाला अभी गंदे हो चुके हैं। गवर्नमेंट हमेशा से शॉर्ट टर्म मेजर्स लेती रही है, जैसे स्कूल्स की टाइमिंग को रिवाइज़ कर देना, एडवाइज़रीज़ करना, ठीक है, एंटी स्मोक गन्स वगैरह जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाई, इनका इस्तेमाल करना, ठीक है ना। और इसके साथ-साथ और क्या गवर्नमेंट कर के साथ-साथ जो फसलें जलाने वाले हैं उनको वार्निंग देना, तो ये टेम्परेरी काम करती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं, ये काम करती है। मेन सोर्सेज़ क्या-क्या हैं, रीज़न जिसको आप कह सकते हैं, एक तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआँ, दूसरा जो है आपके जो भट्ठे हैं ईंटों वाले, वहाँ से निकलने वाला उसके बाद इंडस्ट्रीज़ जो आपने शहरों के पास लगाई हुई हैं वहाँ से, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा है पाकिस्तान पंजाब के अंदर, पूरा लाहौर इन्होंने तोड़ के रखा हुआ है, वहाँ से डस्ट उड़ रही है। और उसके अलावा जो किसान हैं, जो कि ये स्टबल्स वगैरह जिसको आप पंजाबी में बुच्चे कहते हैं फसलों के, उनको आग लगा देते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इंडिया वाले भी, तो वहाँ से भी धुआँ आता है। तो ये इसके मेन सोर्सेज़ हैं, ठीक है। अब ये आता है इस वजह से क्योंकि वीक इन्फोर्समेंट, आप लोग जो है इंडस्ट्रीज़ वालों को, फिर इसके अलावा आप लोग जो है भट्ठे वालों को, उनको रूल्स को फ़ॉलो ही नहीं करते।
ठीक है ना? तो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है आपके पास एक लॉन्ग टर्म एयर क्वालिटी को शॉर्ट टर्म आपके पास स्ट्रैटेजीज़ हैं। फिर इसके अलावा आपकी और एक रीज़न यही है, ये रीज़न्स बता रहा है, मेन काज़ेज़ ये कॉज़ेज़ ये हैं, सोर्सेज़ जहाँ से ये बीमारी निकलती है, ये धुआँ वगैरह निकलता है जो कि बाद में एयर क्वालिटी को ख़राब करता है। तो फिर वो कहता है लॉ की इन्फोर्समेंट नहीं है, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। फिर सूबों की और फेडरल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनकी आपस में जो है वो नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। जैसे अभी हमने देखा पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट आपस में एक-दूसरे को बुरा-भला कह रहे हैं, तो ये इनकी आपस में नहीं है। ठीक है ना? तो राइटर कहता है ये एक स्ट्रक्चरल क्राइसिस हैं, जिनको आप एक स्ट्रैटेजी बनाकर ही खत्म। अब इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एक तो क्लीन एयर स्ट्रैटेजी आपको कंप्लीट बनानी पड़ेगी लंबी, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। फिर उसके अंदर आपको की रिफ़ॉर्म्स करनी पड़ेगी। की रिफ़ॉर्म्स में बेटा यही चीज़ें आपने उल्टी कर देनी है, तो ये आपकी रिफ़ॉर्म्स आ जाएँगे, सॉल्यूशन आ जाएँगे। जो काज़ेज़ होते हैं जब उन्हीं को उल्टा कर देते हैं तो आपके सॉल्यूशंस बन जाते हैं। पहले तो आपने जो लॉज़ बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है ना? और ये हर चीज़ में आप लिख सकते हैं। आप वुमेन राइट्स में लिख सकते हैं, हेल्थ में लिख सकते हैं, फिशरी में लिख सकते हैं। कोई भी ऐसे हो, कोई भी टॉपिक हो, आप उसके ऊपर ये पॉइंट एक जनरल यूनिवर्सल है। आप लिख सकते हैं कि लॉज़ बनाना कोई बड़ी गेम नहीं होती। असल चीज़ ये होती है कि ना आप लॉज़ को अप्लाई करते हैं या नहीं, इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं। तो आप ये पॉइंट एक जो है वहाँ पर भी लिख सकते हैं कि जो लॉज़ बनाए गए हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। स्ट्रिक्ट मिशन आपने लॉज़ को बनाना है और उनको इन्फोर्स करना है। फिर आपने ग्रीन अर्बन बफर्स, रेगुलेट कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये सारी जो है इन चीज़ों के ऊपर, यानी कि इस तरह से गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप लोगों ने लेकर आनी है, ठीक है? उनको आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, दरख्त लगाने हैं, डिफ़ॉरेस्टेशन कम करनी है और इंस्टॉल एयर क्वालिटी मॉनिटर्स आप लोगों ने इंस्टॉल करने हैं जो अर्ली वार्निंग आपको दें, बताएँ आपको कि क्या हो रहा है। फिर एनवायरमेंटल गवर्नेंस आपको डीपोलिटिसाइज़ करनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि इसके अंदर जो हो पॉलिटिक्स है उसको साइड पे करके सारे सूबों को, सारे मुल्कों को आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा। चीज़ें तो मुश्किल हैं लेकिन सॉल्यूशंस यही हैं। विद दोज़ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वो कहता है कि हमारी अगली नस्ल जो है वो गंदे धुएँ के अंदर जो है, गंदी पॉल्यूशन के अंदर उसका क्या रहेगी, साँस लेगी। और जहाँ तक ऐसे की बात की जाए तो ऐसे में बेटा ये आपका क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट के अंदर जो है इस्तेमाल हो सकता है। फिर आपका पॉल्यूशन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, हेल्थ के अंदर आपका ये इस्तेमाल हो सकता है डाटा, ठीक है? इन एरियाज़ में आप लोग इस राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में तो मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टोमेटो प्राइस। अब टोमेटो प्राइस जैसे कि टोमेटो रिलीफ के ऊपर बात उसने की और यहाँ पर उसने टोमेटो प्राइस का कार्टून भी लगाया था एक दिन पहले। तो इसमें लिखा क्यों है? इसने लिखा इसलिए है क्योंकि ये कहता है कि टमाटरों की ₹500 से तक जा पहुँची, इतने महँगे क्यों हो? तो इसमें रिलीफ कैसे मिला? एक पॉइंट हम लोग वो डिस्कस करेंगे और ये महँगा क्यों हुआ वो डिस्कस करेंगे और पेपर के पर्सपेक्टिव में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर से फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी जो है हमारा मेन पॉइंट रहेगा कि फूड सिक्योरिटी जो है वो पेपर में हम इसको खींच करके तो जी, कहता है कि टमाटोज़ की जो इम्पोर्ट है, पहले तो रिलीफ़ की बात करता है। ईरान से हम लोगों ने अब कुछ इम्पोर्ट की है सप्लाई और कुछ सिंध वाली साइड से आई है, तो अब थोड़ी-सी इसकी प्राइसेज़ कम हो गई हैं। अब इसकी प्राइसेज़ बढ़ी क्यों थी? बढ़ने की वजह ये थी कि एक तो फ्लड्स आ गए, हैवी रेन्स आ गई, अफ़गान बॉर्डर के ऊपर जो है अभी मैंने डिस्कस किया ऊपर कि हमारी अब उनके साथ लड़ाई हो गई, तो वो बंद हो गया अफ़गान बॉर्डर, तो सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, ठीक है ना? तो रिलीफ़ कहता है ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है ना? फूड सप्लाई जो है ये डिस्टर्ब हो चुकी है, लेकिन ये रिलीफ़ शॉर्ट टर्म है। ट्रेडर्स ने कहा है कि ये दोबारा से मार्च-अप्रैल के अंदर हमें इसकी महँगाई जो होती हुई नज़र आएगी। एक तो ये इसने हल्का-सा बताया कि रिलीफ़ कैसे मिला कि हम लोगों ने अब ईरान से इम्पोर्ट किया है। अब फूड सप्लाई के अंदर वीकनेसेस क्या थी? एक तो ये है वेजिटेबल की जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है, अनकोऑर्डिनेट वेजिटेबल प्रोडक्शन है। ये प्रोविंसेस के पास कोई क्रॉप साइकिल ही नहीं है, कोई मार्केट की टाइमिंग ही नहीं है, ठीक है? यानी कि हमारे पास एग्रीकल्चर को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। फिर उसके बाद ट्रेड सस्पेंशन जो हुई, इंडिया के साथ जंग हुई, ट्रेड सस्पेंशन हो गई, फिर अफ़गानिस्तान के साथ हुई, ट्रेड सस्पेंशन हो गई। ट्रेड नहीं कर रहे, वहाँ से आता था वो भी रुक गया, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेज़ डिस्टर्ब हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चरल जो गैप्स हैं, यानी कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जहाँ जिसके अंदर हम लोग इसको स्टोर कर रख सकें। फिर ट्रांसपोर्ट जो है, वो हमारी इतनी अच्छी सिस्टम नहीं है, अब तक की चीज़ें जो है टाइमली मार्केट पहुँचाई जा सके। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनकी वजह से भी इसकी सप्लाई डिस्टर्ब हुई। प्रोसेसिंग सेक्टर जो है हमारा, प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वीक है हमारा। यानी कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो इतने मोटिवेट नहीं हैं। यानी कि उनको जो है इस चीज़ को लेकर जो है फ्रूट्स को लेकर या कोई भी फसल लेकर फार्मर्स को इतने बेनिफिट्स मिलते ही नहीं।
फार्मर इसको लेकर इतना जो है वो इंटरेस्ट भी शो नहीं करवाते और इस वजह से ये को हम ना प्रॉपर्ली प्रोसेस कर पाते हैं और ना प्रॉपर्ली जो है हम कर पाते हैं, जा सकते हैं। वे फॉरवर्ड के अंदर राइटर क्या लिखता है? क्या सॉल्यूशंस क्या है कि हमारी जो फूड सप्लाई है वो डिस्टर्ब ना हो? एक तो हमें नेशनल प्लान बनाना साथ मिलकर कि कब कौन-सी फसल आएगी और किस उसका क्या टाइम होगा, कब लगेगी, कब काटी जाएगी, कब मार्केट में आएगी, पूरा प्लान होना चाहिए। फिर उसके बाद जब वो फसल आए तो कोल्ड स्टोरेज जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि उस फसल को स्टोर कर लिया जाए। मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग उसकी की जाए, ठीक है? जैसे केचअप बना लेते हैं, इस तरह की चीज़ें बना ली जाएँ, ठीक है ना? उससे क्या होगा कि आप एक सप्लाई चेन सही कर लेंगे। फिर जो है डाइवर्सिफ़ाई किया जाए फार्मर्स की प्रायोरिटीज़ को, कि कैश क्रॉप के साथ-साथ जो दूसरी क्रॉप्स हैं, जैसे टमाटोज़ वगैरह हैं, उनको भी लगाने का कहा जाए ताकि दोनों चीज़ें वो लगाएँ, ना कि हमें इम्पोर्ट करनी पड़े। तो रेज़िलियंस हमें फ्लड हो गया, ट्रेड डिस्रप्शन हो गया एंड फूड प्लानिंग हो गया, इंश्योर सिक्योरिटी। तो फिर ही यानी कि हमारी जो है फूड सिक्योरिटी होगी जब हमारे पास नंबर 1 एक तो पूरी की पूरी प्लानिंग होगी। फिर उस प्लानिंग के मुताबिक हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फिर उस इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक हम जो कोई भी चीज़ जो है जब प्रोड्यूस की जाएगी तो उसको सँभाल लेंगे आगे से, सँभालने के बाद ही हम लोग उसको कहीं पर यूज़ कर सकेंगे। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ फूड सप्लाई के जो है इसके अंदर अगर एसेज में लिखा जाए तो बेटा कि फूड सप्लाई को लेकर तो ये हम लोग जो है आटे के अंदर देख चुके हैं, शुगर, चीनी के अंदर हम लोग दे चुके हैं, माफिया क्या हमारे साथ कर फ्रूट्स के अंदर भी देखते हैं रमज़ान में क्या होता है। तो ये क्या है, ये जो माफ़िया है ना, को कंट्रोल करना पड़ेगा विद अस। या तो ये डिस्टर्ब करता है सारी चीज़ों को, ये इन्फ्लेशन कर देता है, महँगाई कर देता है, आर्टिफ़िशियल इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे आज के आपके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस के रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।